आइए आज हम लोग क्लास 12th के 100 मार्क्स के हिंदी दिगंत जो है उसका कविता नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कड़बक। हाँ, कड़बक है और कड़बक के लेखक जो है मलिक मोहम्मद जायसी साहब हैं। पहले कवि का परिचय जान लेते हैं और उसके बाद हम लोग कविता पर चलेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। ये अनुमानित है, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। और इनकी मृत्यु 1548 में, ये भी अनुमानित ही है। इनके गुरु थे, एक सूफी संत थे जिनका नाम था शेख मोहिदी, और एक और गुरु थे इनके जिनका नाम था सैयद अशरफ जहांगीरी। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज, जिन्हें मलिक राजे अशरफ भी कहा जाता था। ये जो मलिक मोहम्मद जायसी थे, ये बचपन से ही अनाथ थे और अनाथ होने के कारण ये सन्यासी, फकीर, साधु संतों के साथ ऐसे ही घूमते फिरते रहते थे। और इनका जो व्यक्तित्व है, वह व्यक्तित्व के बारे में कहा जा सकता है कि मलिक मोहम्मद जी का जो चेहरा था वह चेचक के दाग के कारण रूपहीन हो गया था और बाईं आँख और कान से ये वंचित थे, यानी एक ही आँख इनका ठीक था और एक आँख से देखते थे और एक कान भी इनका खराब था। ये बहुत ही मृदुभाषी थे, बहुत ही मीठे शब्दों का प्रयोग करते थे। इनकी कृतियाँ है जैसे पद्मावत पर एक बहुत बड़ी फिल्म भी बनी हुई है, हिंदी फिल्म। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसला या मसलानामा। इनके अतिरिक्त इन्होंने चंपावत, होलीनामा, इतरावत आदि कृतियाँ को भी इन्होंने लिखा है। आइए चलते हैं कविता के लाइन पर, क्या कह रहे हैं। प्रथम लाइन है कि एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोई भी मोहा जेई कवि सुनी। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नयन के होते हुए भी जायसी गुणवान है। जो भी उनकी काव्य को सुनता है वह मोहित हो जाता है। तो कवि जो है ये अपने अधूरेपन को कोसते नहीं हैं, बल्कि ये संतुष्ट है अपने अधूरेपन से और ये लिख रहे हैं कि मैं एक नयन का हूँ, फिर भी मुझे ईश्वर से, प्रकृति से कोई शिकायत नहीं है ना। क्योंकि रूप से अच्छा गुण होता है, रूप से बड़ी महिमा गुण की होती है। फिर कवि कह रहे हैं कि चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक किन्हीं जियारा। जग सुआ कई नयनाहा, उआ सूक अस नखतन माहा। फिर कह रहे हैं कवि, इसकी व्याख्या जब हम करेंगे तो हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा। लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है, यानी कि चंद्रमा में दाग है, ठीक उसी प्रकार कवि कहते हैं कि ईश्वर ने मेरे अंदर भी दाग दे दिया है। तो चंद्रमा में दाग है, फिर भी वो अपने निर्मल शीतल प्रकाश से लोगों को खुशी प्रदान करता है। तो मैं भी एक ही आँख का हूँ, फिर भी मैं लोगों को ज्ञान प्रदान करता हूँ। फिर अगला लाइन में इसका कहते हैं कि जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, बहुत सारे ग्रह हैं, हम लोगों में जो 8 ग्रह है उसमें से कोई दिखाई नहीं देता नंगी आँखों से, लेकिन शुक्र जो है वो नंगी आँखों से दिखाई देता है। तो इसी प्रकार वह अपने ग्रहों का जो मंडल है वह केवल शुक्र के माध्यम से ही सभी को देख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने एक ही आँख से पूरी दुनिया को भली भांति समझ चुका हूँ और मैं जान लिया हूँ। आगे कवि कहते हैं
कि जौलही अम्बही डाभ न होई, तौलही सुगंध बसाई न सोई। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य जो है पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली मंजरी नहीं आती तब तक उसमें सुगंध नहीं आती। यानी आम की महिमा उसके पेड़ से नहीं है, आम की महिमा उसमें लगने वाली मंजरी से है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य की महिमा उसके रूपवान होने से नहीं है, बल्कि मनुष्य की महिमा उसके गुणवान होने से है। यानी जब आप देखिएगा तो यहाँ कवि जो है हर जगह विशालता, आकार, ये रूप, गुण, इन सब में गुण को अच्छा बताए हैं। फिर कवि कहते हैं अगले लाइन में कि कीन है कीन समुद्र पानी जो खारा, तव अति भयहु असूझ या पारा। प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा है, इसीलिए वह असूझ और अपार है, क्योंकि खारा होने के कारण उसमें कीड़ा नहीं लगता। वह अपारता है, वह गुण नहीं है उसका गुण है समुद्र में पानी जो है खारापन, ये उसका गुण है। अगले पंक्ति में कहते हैं कि जब सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी आ गया कासा। यानी कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से ली गई है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वो सोने का नहीं हुआ। एक बार किसी बात को लेकर शिवजी तांडव कर रहे थे और क्रोध में आकर वह सुमेरु पर्वत पर त्रिशूल से प्रहार कर दिए। तो सुमेरु पर्वत पर जब त्रिशूल पड़ा तो त्रिशूल के ऊर्जा के कारण सुमेरु पर्वत जो है वह क्या हो गया, कंचन यानी कि सोने का पर्वत बन गया। फिर कहते हैं कि जौलही घरी कलंक न परा, आ कांच होई नहीं कंचन करा। इसकी व्याख्या में आते हैं तो प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक घरिया यानी कि सोना गलाने वाला एक पात्र होता है, जिस प्रकार लोहा को गर्म करके उस पर हथौड़ा से वार किया तो उसको भाथी बोलते हैं, उसी प्रकार सोना गलाने वाले पात्र को घरिया बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि जब तक घरिया में सोने को गलाया नहीं जाता तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं बनती, वह कच्ची की कच्ची रह जाती है ना। तो महत्व यहाँ सोने का नहीं, उस घरिया का है जो सोने को जो है वह गुणवत्ता प्रदान करता है। आगे कह रहे हैं कवि, इस प्रथम खंड का अंतिम पद है कि एक नैन जस दर्पण औ तेहि, निर्मल भाऊ सब रूपवंत गई, मुँह जोही कई चाऊ। प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं, जिसमें कवि कहते हैं कि वे एक नयन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं, और उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा लिए उनके मुख की ओर ताका करते हैं। तो कवि इस प्रथम पद में जो है, कड़बक के प्रथम पद में मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह जो है रूप से अधिक महिमा गुण की बताते हैं, है ना, कि गुणवान होना जरूरी है, रूपवान होना जरूरी नहीं है।